friends, today we'll discuss about ARDS. बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है. कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. एक्यूट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक दो दिन में ही इतना फ्लेयर अप हो जाएगा कि पूरा का पूरा एक्सरे इस तरह की ओपेसिटीज से भर जाएगा. तो एक्यूट. दूसरी चीज़ डिस्ट्रेस. पेशेंट को डिस्ट्रेस हो रहा होगा. सडन ऑनसेट डिस्निया और डिस्ट्रेस डिस्निया. सडन ऑनसेट. दो तीन और नाम से जाना जाता है, जैसे डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज. डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज क्यों कहते हैं? क्योंकि कैपिलरी एंडोथीलियम और एल्वियोलर एपिथीलियम, इन दोनों का डैमेज होता है ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, तरह तरह के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स. और टाइप 1 सेल्स जो होती हैं, दे आर मोर इन्वॉल्व. इन सब के डैमेज की वजह से क्या हुआ? एल्वियोलाई की फ्लडिंग हो गई. तो एल्वियोलाई की जैसी फ्लडिंग हुई तो क्या हुआ? गैस एक्सचेंज कम होने लगा. गैस एक्सचेंज कम हो गया. डिक्रीज्ड गैस एक्सचेंज. जब डिक्रीज इन गैस एक्सचेंज होगा तो पेशेंट का क्या होगा? PaO2 विल स्टार्ट फॉलिंग. तो क्लिनिकल दूसरा इसका नाम क्या दिया है हमने? नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा. ये नॉन कार्डियोजेनिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इन दीज केसेस द cause of pulmonary edema is direct, can be direct or indirect, but कार्डियक नहीं होगा. तो जब कार्डियक कॉज नहीं होगा पल्मोनरी एडिमा का, तो उसके वजह से क्या होगा? PCWP, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, जिसको कि हम स्वाइन्स कैथेटर से मेजर करते हैं बाई राइट हार्ट कैथेटराइजेशन. राइट हार्ट को हमने कैथेटर किया कहाँ से? RA से गए RV में, वहां से पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर देगा. कैथेटराइजेशन. राइट हार्ट कैथेटराइजेशन करने से हमने PCWP, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर चेक किया. अगर ये मोर देन 18 है, इट मींस द कॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा इज कार्डियोजेनिक. तीसरा हम शॉक लंग कहते हैं. जैसे पेशेंट को हम कहते हैं शॉक में चला गया, वैसे ही लंग हमारे शॉक में चले गए. तो शॉक लंग एक बड़ा अच्छा सा टर्म है कि लंग्स शॉक में. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? सडन ऑनसेट या acute onset dyspnea along with diffuse pulmonary infiltrates on X-ray and CT, as you can see in this image. यहाँ पे देखो, दूसरा इधर ये पूरे डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स हैं. अब इसका क्राइटेरिया क्या है? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया PaO2 अपॉन FiO2 शुड बी लेस देन 300. अब PaO2 हमारा 60 से जैसे ही नीचे जाएगा और FiO2 is 21% on room air, that implies to 0.2. अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो PaO2 upon FiO2 less than 300. पैथोलॉजी वी हैव डिस्कस्ड. इसके जैसे ही सपोज किसी को ARDS हुआ तो इसके 3 फेजेस हमने दिए हैं कि 7 दिन तक एक्सुडेट्स निकलते रहेंगे एल्वियोलाई के अंदर, सारे के सारे डेब्रिस और ये सब आते रहेंगे. सेकेंड फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज. यहाँ पे क्या होगा कि प्रोलिफरेशन, फाइब्रोसिस शुरू होने लगेगी. प्री फाइब्रोटिक या प्रोलिफरेटिव फेज, बहुत सारे सेल्स और आएंगे, डेब्रिस को खाएंगे, तो ये प्रोलिफरेटिव फेज. थर्ड फेज इज 14 to 21 डेज. इट इज ऑल्सो नोन एज रिकवरी फेज. इसमें क्या होगा? फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगी. नाउ इट डिपेंड्स. अगर पेशेंट को अंडरलाइंग लंग पैथोलॉजी है तो हो सकता है फेजेस थोड़े लंबे भी हो जाएं, थोड़े से वेरी कर जाएं. अदरवाइज मोर और लेस ये 3 फेजेस इंपॉर्टेंट. अच्छा, हमने क्लासीफाई CVIT में कैसे किया? अगर PaO2 अपॉन FiO2 इज 200 से 300 देन इट इज माइल्ड, 100 से 200 देन इट इज मॉडरेट, लेस देन 100 देन इट इज सीवियर. अब ये कॉजेस हुआ कैसे ARDS डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. इनडायरेक्ट में क्या हुआ कि सेप्सिस, पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन कहीं और चल रहा था, वहाँ से सेप्सिस से बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स बढ़े, मैक्रोफेजेस बढ़े, इन्फ्लेमेशन बढ़ा और उसने लंग्स को इन्वॉल्व कर लिया. सेप्सिस इज ओवरऑल द मोस्ट कॉमन कॉज. पॉलीट्रॉमा में ऐसा हो सकता है, फैट एम्बोलिज्म हो जाए, फैट निकल के चला गया, बोन मैरो पार्टिकल्स निकल के चले गए, फैट एम्बोलिज्म. स्नेक बाइट से ARDS हो सकता है. ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड, जिसे हम TRALI भी कहते हैं, TRALI, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी. डायरेक्ट कॉजेज में निमोनिया, एस्पिरेशन किसी भी चीज़ का, ट्रॉमा, लंग ट्रॉमा, ड्राउनिंग
or any kind of toxic fumes can lead to ARDS. तो direct causes में most common causes pneumonia, can be bacterial, viral. Indirect causes में sepsis is the most common cause. Now ARDS जैसे ही हुआ तो हमारे लिए important क्या है ARDS में? Treat the underlying cause, treatment, treat the underlying cause, underlying cause को ठीक करेंगे, प्लस पेशेंट का हमें सैचुरेशन SpO2 मेंटेन करके रखना है, टू बी मेंटेन्ड। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर हो सकता है पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे भी लेना पड़े, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेने के बाद भी हमें सेटिंग्स इस तरह से करनी होंगी कि उसका SpO2 मेंटेन है। अब जब जैसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइब्रोटिक फेज की, तो फाइब्रोटिक फेज में ये इसको हम स्टिफ लंग सिंड्रोम भी कहते हैं। एक नाम मैं भूल गया था बताना, स्टिफ लंग। स्टिफ लंग में क्या होगा? लंग्स पूरे स्टिफ हो गए। अगर हम ऐसे केसेस में टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट करेंगे, टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट करेंगे तो बैरोट्रॉमा, वॉल्यूट्रॉमा, बैरोट्रॉमा, वॉल्यूट्रॉमा या वेंटिलेटर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो इन पेशेंट्स में हमें टाइडल वॉल्यूम लो रखना है, 6 to 8। यूजुअली हम टाइडल वॉल्यूम कितना लेके चलते हैं? 10 to 12 ml पर kg। बट ARDS के केसेस में हमें टाइडल वॉल्यूम लो रखना है, प्लस हाई पीप। पीप क्यों हाई रखनी है? पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, जिससे कि लंग्स के एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो। एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होंगे, एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो, नो कोलैप्स। तो एल्वियोलाई कोलैप्स होंगे तो वहाँ पे फाइब्रोसिस और ज़्यादा होगी, परमानेंट डैमेज हो सकता है। एक इसमें नई स्ट्रेटेजी इसमें क्या डाली है? प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन क्या किया हमने? पेशेंट को वेंटिलेटर पे ही उल्टा कर दिया। उल्टा करके लिटाने से क्या होगा? जो हमारे पीछे डायफ्राम के डेड स्पेसेस जिन पे डिपेंडेंट वेट आ रहा था, वो वेट हमने कम कर दिया, तो एल्वियोलाई के ऊपर प्रेशर कम हुआ। तो जो ये डिपेंडेंट एरियाज थे ये वाले, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेशन बेहतर होने लगा। ये एक एडवांटेज भी प्रोन वेंटिलेशन से। अंडरलाइंग कॉज को रूल ट्रीट करना है। स्टेरॉइड्स, बहुत सारी स्टडीज हुई लेकिन स्टेरॉइड्स में कभी कोई रोल कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। द बेस्ट ट्रीटमेंट पार्ट इज लो टाइडल वॉल्यूम, हाई पीप एंड प्रोन वेंटिलेशन। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रीट पेशेंट विद ARDS। अगर किसी भी पॉइंट पे हमको JVP बढ़ा हुआ दिखाई दिया, BNP बढ़ा हुआ है, S3 गैलप या S4 मिल रही है और एक्सरे पे करली B लाइंस मिल रहे हैं, तो ये कार्डियोजेनिक P है, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है। ऐसे केसेस में हमें कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा को कम करने के लिए आफ्टर लोड को कम करना पड़ेगा। आफ्टर लोड। तो ARDS में बेसिकली 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारा ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइल्ड कब कहेंगे, मॉडरेट कब कहेंगे, सीवियर कब कहेंगे। दूसरा कॉजेज, निमोनिया, सेप्सिस, ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉजेज सेप्सिस। तीसरा इधर फेजेस, एक्सिडेटिव, प्रोलिफरेटिव। और एक इधर जो क्वेश्चन है कि टाइप 1 सेल्स, ये 1-2 बार पीछे पूछा गया है। पांचवा इधर ये क्राइटेरिया, PCWP शुड बी लेस देन 18। दैट्स ऑल, थैंक यू।